Hey guys, welcome to Quanta, and this is your Viru sir, founder and director, Quanta Institute LLP, जयपुर राजस्थान। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और उससे पहले हम शांति से बात करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर लिए हो तो इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपकी थोड़ी सी जो राइट नाउ कमियाँ हैं उन पे बात करने वाला हूँ। और अपनी गलतियाँ, अपनी कमियां किसी को भी पसंद नहीं होती है, तो थोड़ी कड़वा है, कड़वाहट है वीडियो में। तो हो सकता है आपको पसंद ना आए, आप छोड़ के जाना सोचे, बट फिर भी कुछ कड़वाहट ऐसी होती है जिससे हमारी खुद की ज़िंदगी संवर सकती है। कुछ कड़े शब्द जो गुरुजी बोलते हैं अपने लिए, वो हमेशा हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा वीडियो में बने रहने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है? और अंत तक बने रहने की कोशिश करनी है। चलिए, तो जैसा कि वीडियो के थंबनेल में बोला गया है कि दिसंबर 2024 इस सी एस आई आर यू जी सी नेट दिसंबर 2024 में भी सिलेक्शन नहीं होगा अगर तुमने ये सब नहीं किया। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो करना इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर वो सब नहीं हुआ तो सिलेक्शन रुक जाएगा। और हो सकता है वो चीज़ तुम कुछ तो कर लिए हो, लेकिन करने का तरीका सही नहीं हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि भाई ये ना करने से सिलेक्शन रुकता है। मैं ये बताऊंगा, अगर तुमने मतलब वो पॉइंट तो बोलना ही है कि भाई ये चीज़ अगर नहीं की तुमने तो सिलेक्शन नहीं होना है। इसके साथ साथ ये बताऊंगा कि उस चीज़ को हम कैसे सुधार सकते हैं। मतलब आपकी कोई गलती है तो हम उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे, क्या उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्लियर है? इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट आपको बने रहना है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी कुछ नहीं, ठीक है? आइए। ये है ना, ये क्या नाम है, कैरी, ये बिगाड़ रखा है जनता को। आ जाइए। तो पहली बात है कि अगर आपने ये नहीं किया, क्या नहीं किया, मैं सीधा आ रहा हूँ पेपर की बात पे। अगर आपने पेपर देते टाइम, यानी कि उस 3 घंटे में, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किए जो आपसे बनने ही बनने चाहिए, लिखूंगा इस चीज़ को, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख के ले लो, ठीक है? ये 100% ट्रू है। आपका सिलेक्शन रुकता ही सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि जो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, जिस क्वेश्चन को करने के आप कैपेबल हो, उसको आप एग्जाम टाइम में क्यों नहीं कर पाते हो। इस चीज को आपको मतलब रिमूव करना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। अगर तुमने ये सही कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? तो पहला रीजन सिलेक्शन ना होने के पीछे जो रहेगा वो ये है कि जो हमसे बनना चाहिए वो बनना ही चाहिए, बस। जो हमसे बनना चाहिए, हिंदी ऐसे ही है भाई साहब, अपनी राइटिंग खराब है थोड़ी सी, मैं कोशिश करता हूँ अच्छी लिखने की। जो हमसे, जो क्वेश्चन हमसे एक्चुअली, जो क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, मैं लिख इसलिए रहा हूँ तो ताकि मैं चीज़ों को समराइज कर सकूँ। जो क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, मतलब जो हमारी कैपेबिलिटीज के अंदर आता है, एबिलिटीज के अंदर आता है, वो बनना ही बनना चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। वो नहीं छोड़ना आपको किसी भी हाल में। जो क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए वो बनना ही चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए का मतलब है कि पॉजिटिव मार्क्स हमको दे के जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सबसे बड़ा रीजन है बहुत लोगों की, या मैं बोलूँ कि सबकी यही प्रॉब्लम है कि एग्जाम से बाहर आते ही हमें पता चलता है कि ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, लेकिन वहाँ वो दिख मतलब बैठा है नहीं, सिस्टम ब्लैंक हो गए थे। तो ये कैसे दूर होगा, पहले इस पे बात करते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई सभी को, ठीक है? अब बात करता हूँ कि कैसे दूर होगा, फिर अनदर पॉइंट पे आएंगे और फिर बात करेंगे कि कैसे दूर होगा। तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि जो हमसे बनना चाहिए वो बनना ही चाहिए। ये इंश्योर कैसे होगा, ये 100% में कैसे कन्वर्ट होगा, ये चीज़ कैसे रिमूव होगी? तो बात करते हैं सॉल्यूशन की, या मैं बात करें रिमूवल की, ठीक है? जो चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो है आपका एनालिसिस। आपका एनालिसिस नहीं समझ आया कि मतलब क्या है इस चीज़ का? आपको अपना एनालिसिस करना होगा। क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या करूँ सर जी, समझ नहीं आ रहा, सही से बताओ, एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताओ कि भाई ये करना है। बिल्कुल, वेट कर, आपको एनालिसिस करना होगा इस चीज़ का। लाइक आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? और एक सब्जेक्ट पढ़ा, लाइक
ईडी पढ़ा आपने, ईडी तुम्हारे लिए हैवी होता था। क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा, ठीक है, ये भी छोड़ो, कुछ मतलब एक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा, लेट कोई भी ले सकता हूँ मैं, एक बार जस्ट एग्जाम्पल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा। आप क्वांटम की सीट लगाओगे भाई, ये थ्योरी पढ़ा आपने, जस्ट मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आप सीट्स लगाओगे, ये करना तो जरूरी होता है, ये बात तो आप समझते ही हैं, ठीक है। एक सीट लगाओगे, उसके बाद आप कुछ क्लास टेस्ट वगैरह दोगे, मतलब जिसको मैं बोल सकता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे। इसके अलावा आपकी जर्नी में क्वांटम कहाँ कहाँ आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपके AITS होगा वहाँ पे भी क्वांटम आएगी, पढ़ने के बाद बात कर रहा हूँ। क्वांटम कहाँ कहाँ आप रूबरू होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में होंगे, ठीक है, AITS के अंदर होंगे, सीट के अंदर होंगे, ठीक है। अब क्वांटम में भी मैं थोड़ा सा थ्योरी के कोई पर्टिकुलर पार्ट पे जाता हूँ, लाइक 1D पोटेंशियल्स पे जाता हूँ। ये भी हो सकता है ना, क्वांटम में आपने ये टॉपिक पढ़े हैं, कुछ छोड़ दिए होंगे, कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। तो 1D पोटेंशियल्स है, ठीक है, और भी कोई टॉपिक ले सकते थे। तो अब जब सीट में 1D पोटेंशियल्स के जो भी क्वेश्चन है, जब आप इसकी पर्टिकुलर टॉपिक की सीट करने जा रहे हो और वहां पे कोई क्वेश्चन है, वो अगर आपसे नहीं बना, तो आपको ये सोचना है, अब वो बात यहाँ पे आ गई कि ये मुझसे बनना चाहिए था। क्यों क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ ली तो इसका मतलब क्वेश्चन बनना चाहिए, थ्योरी पढ़ ली तो मेरे से क्वेश्चन बनना चाहिए, और ये अब बना नहीं। दूसरा क्वेश्चन भी आपसे नहीं बना, सीट में मान लो 50 क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा भी नहीं बना, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, पांचवा बन गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने, मतलब आपसे 15 क्वेश्चन नहीं बने, 50 में से 15 क्वेश्चन आपसे नहीं बने। अगर आपने ये चीज शुरू कर दी, क्या कि ये 15 क्वेश्चन थे तो 1D पोटेंशियल के, टॉपिक इतना बढ़िया पढ़ा है, मास्टर भी बढ़िया था, कंटेंट जो यूज किया वो भी शानदार था, इंस्टीट्यूट जिसमें पढ़ रहा हूं वो तो एक नंबर है, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? जिस दिन आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर आपका सिस्टम सेट है, फिर आप ये चीज मतलब क्या बोल रहे हैं, आपके साथ होने लग जाएगी। क्योंकि अब फिर क्या करोगे, आप इन 15 क्वेश्चन को उठाओगे वापस से। अब या तो आप कहीं से सॉल्यूशन देख रहे हैं, या फिर आप अपने टीचर्स के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वह जो भी मतलब डाउट पूछ रहे हैं, और उस डाउट सॉल्विंग के बाद में आपको ये समझ आता है यार ये क्वेश्चन मेरे से बन सकता था लेकिन मेरे से बना नहीं। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है डाउट्स के बाद में, सॉल्यूशन देखने के बाद में, सॉल्यूशन से रूबरू होने के बाद में। एक, भाई नहीं बनना चाहिए था, अपनी औकात से बाहर था, हो सकता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि थ्योरी तुमने पढ़ी, लेकिन थ्योरी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो चाहिए था अप टू मार्क नहीं थी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कई बार कुछ नई चीज आ जाती है तो आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज तो मेरे कॉपी से ही हुआ है, कंटेंट से ही हुआ है, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था उसी से हुआ है, कुछ ऊपर नीचे का सिस्टम था, ठीक है, जो मैं नहीं कर पाया, कुछ कैलकुलेशन में कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं नहीं कर पाया। तो फिर आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है कि क्वेश्चन बनना चाहिए था, इस वाली कैटेगरी में था। एक तो ना बनने वाला था, औकात से बाहर था, और दूसरा आपका कि बनने वाला था, बनने वाला था, अपन भाई हिंदी में समझाएगा सारा, ठीक है, बनने वाला था। अब बनने वाला था तो बनना चाहिए था। आज इस क्वेश्चन का फिर पूरा रिमांड होना चाहिए, खुद का अपना रिमांड होना चाहिए कि ये गलती, ये इस टाइप के स्टेप्स अगर लेने की जरूरत पड़ी, इस टाइप का मेरे को रिस्की होना पड़ा, इस टाइप का मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मुझे लड़ना पड़ा, जैसा यहाँ जरूरत थी, तो मैं लड़ूंगा। ये आपको यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आके लड़ने की जरूरत है तो मुझे लड़ना चाहिए, अदरवाइज तो दिन फिर एक नॉर्मल जोन में रह जाओगे, ठीक है। तो ये आदत डालनी पड़ेगी, जिसको अपन बोल सकते हैं फाइटिंग स्पिरिट, अपने आप को वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है। दूसरा, अब यही चीज 1D पोटेंशियल के ऊपर ही बात करते हैं वापस से। आपका सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, अब यहाँ पे क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हो चुके होंगे आपके टेस्ट या फिर होने बाकी है, तो दोनों ही केस में अगर पहले हो चुके तब भी आपको दोबारा टेस्ट देने हैं वो, और उसमें फिर क्या करना है सुनिएगा। सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, मैं आगे चल जाता हूँ या यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, आप सबसे पहले ये एनालाइज करिए इसको, अब एनालिसिस है ही अपना टॉपिक का नाम, तो एनालाइज करिए पूरे पेपर को। और मैं स्पेसिफिकली बात करूँ इस टॉपिक की कि 1D पोटेंशियल से, वैसे तो टॉपिक वाइज सबका देखना है, लाइक मैं और भी लिख दूंगा अभी कि 1D पोटेंशियल से, 3D पोटेंशियल से, बेसिक से यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन से, और स्कैटरिंग से, परटर्बेशन थ्योरी से, WKB से, वेरिएशनल मेथड से,
इन सबसे क्या क्या क्वेश्चन आए सबसे पहले वो लिखिए, बाकी टॉपिक्स के भी यहाँ पे क्वेश्चंस का नंबर लिखिए। लाइक यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए, मैं अभी इस टॉपिक पे फोकस्ड हूँ तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। लाइक आपके पास में 3 क्वेश्चन आए 1D पोटेंशियल से, ठीक है। अब 1D पोटेंशियल से अगर 3 क्वेश्चन आए तो आपसे कितने बने, अगर आपने ये चीज चेक नहीं की टेस्ट देने के बाद में, और कितने बने और जो नहीं बना वो क्यों नहीं बना, ठीक है। लाइक आपका यहाँ पे एक आपसे बना सही, दूसरा आपका गलत हो गया मतलब नेगेटिव हो गया, और तीसरा नेगेटिव हो गया तो मैं इसको ऐसे करता हूँ माइनस हो गया, और तीसरा वो बना ही नहीं तुमसे। तो अब है ना, ये इन दोनों के पीछे का रीजनिंग तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि जब टेस्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया और मेरा ये टॉपिक तगड़े से तैयार था, सीट कर रखी थी, सीट में जो गलतियां हुई थी मेरे से उनको रिजोल्व कर लिया था, वो सब सेट हो गया था, मैंने कसम खा ली थी कि इस बार अगर थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ा तो जाऊंगा, और फिर भी ये क्वेश्चन क्यों नहीं बने। वंस अगेन देयर विल बी 2 केसेस, नेगेटिव होने के पीछे भी और यहाँ पे भी, कि एक तो था कि बनने वाला नहीं था और एक बनने वाला था, ये था और ये नहीं था। यहाँ पे भी 2 सिचुएशन है कि बनने वाला ही नहीं था और दूसरा बनने वाला था और मेरे से छूट गया, ठीक है। अब वापस से अगर इस कैटेगरी में जा रहा है कि बनने वाला नहीं था, क्योंकि हो सकता है कोई भी टॉपिक पे कितना भी टफ क्वेश्चन हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि आपसे ना बने, औकात से बाहर हो, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर औकात की रेंज में था और आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो मतलब है कि आपको अपने आप को वहां पे रिस्पोंड करना होगा कि भैया जी ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप सॉल्यूशन देखिए इसका, और जो भी डाउट्स अगर आपकी फैकल्टी बताती है तो उससे बात करिए, मतलब डाउट्स पूछिए, फिर उसके बाद एनालाइज करिए कि यार मेरे से क्यों नहीं बना और ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपने अपने आप को इस वे में एनालाइज करना शुरू कर दिया सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में, मतलब हर टॉपिक पे जाके कितने क्वेश्चंस आए और कितने वहां पे मेरे से बने और कितने नहीं बने, कितने गलत हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। लाइक इस पे मैंने बोला था कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पहला बन गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तीसरा नहीं बना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज, लाइक ये औकात से बाहर था, तो औकात से बाहर भी किस वे में था वो भी थोड़ा है। अगर औकात से बाहर था लेकिन अब औकात में आ सकता है, अब रेंज में आ सकता है, तो इसके लिए जो पढ़ना है वो पढ़िए। ये होता है आपका तैयारी करने का तरीका, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये रेंज में था और ये क्वेश्चन नहीं बना तो अपने आप को ठोकिए यहाँ पे कि यार ये सब नहीं हो चलेगा। ये वजह है जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है। क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, रेंज में था, आपसे नेगेटिव हुआ है, तो ये बर्दाश्त से बाहर है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप इसको ये एनालिसिस करने लग जाओगे, इसके पीछे का नेगेटिव होने के पीछे का रीजन ढूंढ लोगे, उसके बाद ही चीजें सुधरेंगी। चीजें पास जाने से सुधरेंगी, बिगड़ वैसे नहीं सुधरेगी। लाइक मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे कि जैसे आप गाड़ी सीखते हो, 4 व्हीलर सीखते हो, आपको इनिशियल स्टेज में 2 से 4 दिन में, 5 दिन में हाईएस्ट, अगर एक बॉय हो तो, और गर्ल हो तो लगभग 10 डेज में आपको ड्राइविंग का जो बेसिक होता है वो आ जाता है। बट जनरली अपन कहते हैं ना कि आ तो गई पर हाथ साफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका हाथ साफ होना जरूरी है। हाथ साफ कब होता है, हाथ साफ यानी कि परफेक्शन कब आता है, थोड़ा अच्छी स्किल्स कब डेवलप होती है, जब आप बार बार गाड़ी को चलाओगे। अगर तुम एक बार सीख लिए और फिर छोड़ दिया तो हाथ साफ नहीं होगा। अगर तुमने कंटिन्यू रखा अपनी प्रैक्टिस को, कंटिन्यू रखा अपने एनालिसिस को, कंटिन्यू आपने उस चीज को जारी रखा, तो ही वो पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे भी आपको हाथ साफ करना पड़ेगा, मतलब है कि पास जाके उस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। अब मैं पूरा स्टोरी क्लियर करता हूँ। लाइक क्वांटम आप पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़े थे, टॉपिक की सीट करी तो ये ध्यान रखना है, और हर टॉपिक पे अब यही चीज करनी है। दूसरा, जब सब्जेक्ट होगा तो सब टॉपिक पे एक साथ बात होगी। तो अभी मैं एक बार यहाँ पे सब टॉपिक पे एक साथ बात होगी, तो आपका जैसे है ये 10 टॉपिक है मान लो, ठीक है, 10 टॉपिक है। तो जब पेपर हो आपका, मान लो एक क्वांटम का पेपर हुआ, आपके 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 10 टॉपिक है। टॉपिक 1 का नाम लाइक ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ट्रिबोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेक्शन डिवाइड कर लिया आपने, 10 सेक्शन डिवाइड कर लिए, और सम श्रोडिंजर इक्वेशन बेसिक्स, या फिर श्रोडिंजर इक्वेशन को आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ये बेसिक में डाल दिया, और ये श्रोडिंजर इक्वेशन डाल दिया, फिर 1D डाल दिया, ठीक है, आप फिर 3D डाल दिया, रिजिड रोटेटर वगैरह, हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह, फिर आपने एंगुलर मोमेंटम डाल दिया, फिर आपने हाइड्रोजन एटम डाल दिया। वैसे तो इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एटम है, सो यहाँ पे लिख देते हैं।
और फिर आपने पीटी डाल दिया, परटर्बेशन थ्योरी, फिर आपने डाल दिया वेरिएशनल प्रिंसिपल या वेरिएशनल मैथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। फिर आपने डाल दिया स्कैटरिंग एंड टाइम डिपेंडेंट पीटी, टाइम डिपेंडेंट पीटी, और अगर कुछ बच गया हो तो डब्ल्यू के भी, ठीक है। ये सब टॉपिक लिख लिया। अब ये 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हर टॉपिक से आए, आपको ये करना ही करना पड़ेगा। इसी का नाम एनालिसिस है, यही सुधार करेगा आपको, यही चीज़ सुधारेगी आपको। अब ये चीज़ अभी तक अगर नहीं की ना, तो जैसे आप टेस्ट सीरीज देने वाले हो, टेस्ट सीरीज में आप जो गलती करते हो ना, वो क्या है? आप गलती ये करते हो कि पेपर दे दिया, नंबर देख लिए, 100 में से आए 30 40 वट एवर, ठीक है। आपकी जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो ये है कि आप अपने आप को बिजी रखते हो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देने में। मेरी बात को ढंग से सुनना भाई, आप अपने आप को बिजी रखते हो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देने में। लाइक 60 पेपर दे दूँ, 70 पेपर दे दूँ, दिन में 3 पेपर दे दूँ, दिन में 2 पेपर दे दूँ, ये नहीं करना। मैक्सिमम ज़्यादा पेपर देने से कुछ नहीं होगा। आप पेपर दे के अपने आप को एनालाइज करो, अपनी कमी पहचानो, उस कमी को दूर करो, तब जाके सेट होएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपने भी सुने हैं, और ये जो व्यूअर्स है उनमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 3 बार 4 बार अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दे दिया, लेकिन सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। आपकी जो कमी है वो ये है, आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे सही तरीके से, ठीक है। हर मतलब माइन्यूट लेवल पे, एक बारीक लेवल पे, डीप लेवल पे जाके अपने आप के ऊपर स्टडी नहीं कर रहे। खुद पे स्टडी करना जरूरी है, खुद का समझना जरूरी है कि क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या मेरा पावर है, ठीक है। जब वो आपको समझ में आएगा ना, तो आपसे जो क्वेश्चन बनना चाहिए वो बनेगा, फिर वो जाएगा नहीं। फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन तो मेरी रेंज के हैं, ठीक है। और फिर आपका सामना सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन से होना शुरू हो जाएगा, और जो टफ क्वेश्चन है उसको बहुत जल्दी छोड़ दोगे। ये जरूरी चीजें होती है। तो अभी क्या करना है, मान लो यहाँ 2 क्वेश्चन आए, यहाँ 3 क्वेश्चन आए, और 3 तो आ ही नहीं सकते यहाँ पे, एक आया, यहाँ 2 आए, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर से आया, एक ओवनडी पोटेंशियल्स वाला जो वैल्व वगैरह वहां से आया, और एक और ये भी देखना है। लाइक यहाँ 3 क्वेश्चन आए, एक बार लिख देता हूँ, ज़्यादा लिख दिया क्या? 3 क्वेश्चन आए, 2 आए, 1 आए। अभी 30 सम हो रहा है कि नहीं हो रहा उस पर मत जाओ, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आया वन डी पोटेंशियल वैल्व वगैरह से, और दूसरा है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर से। अब यहाँ पे और तीसरा लेट थोड़ा चेंज करते हैं, लेट 3 क्वेश्चन आए, एक आया डिराक डेल्टा से, एक आया डिराक डेल्टा से, एक आया हार्मोनिक ऑसिलेटर से, और एक आया आपका पोटेंशियल वैल्व से, ठीक है। अब तीनों ही टॉपिक आपके पढ़े हुए थे, लेकिन डिराक डेल्टा वाला नहीं बना तुमसे, डिराक डेल्टा वाला नहीं बना। हार्मोनिक ऑसिलेटर का जनरली बन जाता, बट शायद नहीं बना आपसे, ये बन गया, ठीक है। अब आपको ये भी नोटिस करना है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन उठाए। मतलब अब हार्मोनिक ऑसिलेटर पे एक बार ओवरव्यू दो अपने आप को, ओवरव्यू दिया यार हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये सब टॉपिक है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आए ये नोटिस करना है। क्वेश्चन में ऐसा क्या नया कर दिया कि तेरे से नहीं बना? क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वेश्चन नहीं बना तो ये शर्मनाक बात है भाई साहब, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको डरा दे वहां पे, ठीक है। अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं बना तो वहां पे सोचना होगा, वहां पे जाके देखना होगा कि यार क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि मेरे से नहीं बना। ये आपको इस बात का आंसर ढूंढना होगा कि ऐसा क्या चीज थी कि मैं मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वेश्चन नहीं कर पाया। हद है यार, बस ये ढूंढ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिंपली ड्रग डेल्टा पे भी क्या ऐसी चीज है जो मेरे से मिस हुई। अगर मेरी रेंज का क्वेश्चन है तो मेरे से होना चाहिए, दैट्स इट। और अगर हर टॉपिक पे ये कर लिया, ये क्वेश्चन ना बनने पे हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पर्टिकुलर पोर्शन जहां पे वो क्वेश्चन आ रहा था उसको रिवाइज कर लिया वहां जाके, क्योंकि अब क्वेश्चन नहीं बना तो रिवाइज करना पड़ेगा। ये है एक एक्टिव रिवीजन, ठीक है। रिवीजन का एक सेकंड जो फेज है वो ऐसे करना है। टेस्ट सीरीज अगर देनी है तो ऐसे देनी है, अदरवाइज मत दो, मैं बोलूंगा। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप सीधे नंबर ऑफ पेपर्स गिन रहे हो ना, ज्यादा ज्यादा दे दूं, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा, कुछ वो नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब अगर आपने एनालिसिस से कनेक्ट किया तब तो बहुत कुछ निकलेगा। अगर तुमने एनालिसिस के साथ में उसको नहीं दे रहे तो वो उस वे में बेनिफिशियल नहीं होगी जिस वे में वो होनी चाहिए, जिस वे में वो आपकी सक्सेस में इंपैक्ट डाल सकती है, आपको स्टेप इन करा सकती है सिलेक्शन के अंदर, जेआरएफ के अंदर रैंक को आपको बढ़ा सकती है। तो तब बढ़ाएगी जिस दिन आपने बहुत माइन्यूट लेवल पे, बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे जाके अपने आप को ये समझना शुरू कर दिया कि मेरे से गलतियां कहाँ हो रही है। क्लियर है भाई? ठीक है। नेक्स्ट
अभी मैं वापस से बैक आता हूँ मेरी इसी चीज़ के ऊपर। ये जो क्वांटम का जो पोर्शन, ये जो थ्योरी आपने पढ़ी है, जो पोर्शन आपने पढ़ा है, सीट में आया, आपको समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। दूसरा आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आया, आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, ठीक है। माइन्यूट लेवल पे जाके पेपर को स्टडी करना है, ठीक है। और कहाँ पे क्वेश्चन नहीं बने वो टॉपिक्स देखने हैं, वापस से रिवाइज करना है उन सब टॉपिक्स को, क्या कंटेंट है जिसकी वजह से नहीं बना उस पर जाना है। कई बार होता है कि थ्योरी रिवाइज करने से भी तुम्हें मतलब बैठेगा नहीं, तुम्हारी गलती नहीं समझ में आएगी, तो अपनी गलती को ढंग से समझना है, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ अपनी गलती को समझना है कि एक्चुअल में क्या ऐसे स्टेप्स थे जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे, किस वजह से मैं रिकॉल नहीं कर पाया। अगर आपको ऐसे लगे ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था और मैं रिकॉल नहीं कर पाया, तो वो रिकॉल को सुधारना पड़ेगा। रिकॉल का मतलब है कि कंसेप्ट मुझे डायरेक्ट डिराक डेल्टा की थ्योरी याद नहीं आ रही थी यार, ये क्या बात हुई, थ्योरी तूने पढ़ ली तो फिर याद आनी चाहिए ना। तो वो वाली बात कि भाई थ्योरी कैसे याद नहीं आई, ऐसी क्या चीज़ है। अगर इस बार तुमने जाके उसको देखा ना, फिर दोबारा नहीं बोलोगे, तो इससे कम से कम ये बेनिफिट हो गया कि आगे दोबारा आपसे ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ओके, AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इसके अंदर मान लो कि आपने पेपर फर्स्ट दिया, और बाकी पेपर्स में भी आएगी, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि पेपर फर्स्ट दिया। अब क्वांटम से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका नंबर ऑब्वियसली 30 तो नहीं होने वाला, लेकिन अब यहाँ पे भी 2 सेक्शन होते हैं, तो आपको एनालिसिस कैसे करना है, मैं आपको एक पेज बना के देता हूँ, मैं एक सिस्टम बना के देता हूँ कि पेपर 1 का एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। आपने दे दिया सेक्शन बी, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है सब्जेक्ट का नाम, लाइक आपने क्वांटम रख दिया। जैसे आपने मेरे अगर एनालिसिस की वीडियो देखे हो तो सेम फीचर, बी पार्ट सी पार्ट, और यहाँ पे आपने देखा कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, लेट 3 क्वेश्चन आए बी पार्ट में और 3 क्वेश्चन आए यहाँ पे सी पार्ट में। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन का नंबर था, बी पार्ट में कौन सा नंबर था, लाइक 12वां था। ये कौन सा था, 18वां था। ये कौन सा था, लेट 21 था, 25 आते। ये कौन सा था, ये कौन सा था, पहले तो एक तो नंबर रखो कि भाई ये नंबर था 5 और 15, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे ये सही हुआ है, गलत हुआ है, नेगेटिव हुआ है, ठीक है, गलत हुआ है, सही हुआ है, नेगेटिव हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे टॉपिक कि किस टॉपिक से था, लाइक 1D से था, और 1D में भी किस से था, हार्मोनिक ऑसिलेटर से, डिराक डेल्टा से, या पोटेंशियल वैल्व से। ये क्वेश्चन कहाँ से था, और ये था परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन थ्योरी का भी कौन सा पार्ट था, और लाइक किस टाइप का था, अगर थोड़ा सा एनालिसिस कर लोगे तो, ठीक है। और यहाँ पे ये नेगेटिव हुआ है, तो नेगेटिव है मान लो कि ये था आपका हाइड्रोजन एटम का, तो किस वजह से नेगेटिव हुआ है ये जानना है। अगर आपने डीप लेवल पे जाके ये सब सीख लिया, और जो क्वेश्चन नेगेटिव हो रहा हो उसका सॉल्यूशन देखना है कि मेरे से क्या गलती हुई है, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन वापस से नहीं बना तुमसे। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है, 1D पे इतना भयंकर सिस्टम अपने कर लिया था, टेस्ट पेपर दिया था सब्जेक्ट वाइज वाला, उसके बाद कसम खा ली थी कि 1D आगे से कोई क्वेश्चन आया ना तो नहीं छोड़ना है, और वापस से हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वेश्चन आया तुमसे नहीं बना, फिर वापस जा, फिर तो 2-4 लगा ले अपने, ठीक है। भाई साहब ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये गलतियां बर्दाश्त से बाहर है। जिस दिन इस टाइप का टेम्परामेंट माइंड में डेवलप कर दिया कि अपने आप को एक पावर देना शुरू कर दिया, अपने आप को एक कसम देना शुरू कर दिया कि जो बनना चाहिए वो बनना ही चाहिए, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन है वो यही है। क्लियर है गाइस? तो होपफुली मेरा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपके सामने। सेकंड में बात करता हूं कि दूसरा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है। अच्छा सर कितने पॉइंट होने वाले हैं? साला 4 रीजन, अराउंड 7, ठीक है। चलिए सेकंड है, थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ, तो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा मैं मेंशन करके लाया कि सेकंड ये होना चाहिए। यस, एनालिसिस ऑफ PYQ पेपर्स, और आते हैं एनालिसिस ऑफ PYQ पेपर। उससे पहले ठीक है, ये दोनों एक साथ मर्ज कर देता हूँ, दूसरा और तीसरा, एनालिसिस ऑफ PY पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तीसरा है एक्सपीरियंस ऑफ, दो पॉइंट एक साथ, एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब ये डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सुनिएगा। एनालिसिस का मतलब क्या है, जैसा जैसा मैंने यूट्यूब पे प्रोवाइड किया था पिछले सेशन में, 2020 से लेके दिसंबर 2023 तक के पेपर्स का एनालिसिस क्या था उसमें, कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक्सपीरियंस पे बाद में आएंगे, एक पर्टिकुलर ईयर में ये चीज़ है ना आपको क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी दिसंबर 2023 तक का। तो अभी तक एक ही पेपर बचेगा जो तुमको एनालिसिस करना होगा,
ठीक है, उसको उसके साथ अटैच कर लेना जो भी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, तो ये काम तुम्हारा आसान हो गया। और वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस बार भी कुछ इस टाइप का कंटेंट लेके आऊँ, ठीक है। तो लेकिन मैं अभी के लिए बता देता हूँ, अगर मैं ना लेके आऊँ तो एटलीस्ट तुम लोग खुद से कर लेना, और उसमें मेरा वो जो पहले का जो चीज़ है वो हेल्प कर देगा आपका। तो क्या वो इम्पेंट है, एक ही पेपर करना है फिर तुमको, तो क्या करना है कि आपका जैसे है एक सब्जेक्ट लेना है, एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। हमें अब रूट लेवल पे जा रहे हैं, हम 9 सब्जेक्ट हमारे, 9 सब्जेक्ट हमने पढ़े, ठीक है। और अब रूट लेवल पे ये जा रहे हैं कि क्वांटम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी क्वांटम में दिसंबर मतलब क्या बोलते हैं 2020 से चलते हैं, तो 20 में, 21 में, 22 में और 23 में और जून 24 में, ठीक है। इनके भी जो दो दो पेपर हुए तो दो दो पेपर पे बात करेंगे आप, ठीक है। जून 24 में, ठीक है, जून 24 में यहाँ पे क्वांटम में कहाँ कहाँ से, ये टॉपिक लिख लो आप, यहाँ पे टॉपिक लिख लो वही कि भाई ये टॉपिक ये है, ये टॉपिक ये है, ये टॉपिक ये है, इस टाइप से 10 तक लिख लिया, ठीक है। अब ये जो भी पेपर था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जून 20 दिसंबर 20, अगर दो दो है तो दो दो लिखेंगे यहाँ पे आप, ठीक है। एक इस टाइप से टेबल बनाएंगे। और अब इससे क्या होगा, आप है ना इससे क्या करोगे कि उस पेपर से गो थ्रू हो रहे होंगे, पेपर से गो थ्रू होना, पेपर से नजदीकियां बढ़ना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सिलेक्शन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है मेरे भाई। क्या बोला मैंने, आपके सिलेक्शन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत ही बेनिफिशियल होती है। मैं एक बात ये क्यों कह रहा हूं सुनिएगा, बहुत सी लड़कियां, स्पेसिफिकली गर्ल्स, ठीक है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड थी, ठीक है, और वो सब कुछ आता था, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था उन्होंने, ठीक है। लड़कों से तो ज़्यादा सिंसियर होती है, इस वजह से खूब अच्छे से प्रिपरेशन किया। लेकिन जिस दिन बात आई सिलेक्शन लेने की, जिस दिन बात आई एग्जाम में परफॉर्म करने की, डर गई बहन, डर गई। किस वजह से, अपने आप पे विश्वास खो दिया। किस वजह से, पेपर से नजदीकियां नहीं थी, पेपर को इतने करीब से नहीं देखा था। पहली बार जब पेपर को करीब से देखने का मौका मिला तो उसका खौफ इतना था कि बहन डर गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस चीज से लड़ने जा रहे हो, जिस चीज के साथ आपका इम्पैक्ट होना है, ठीक है। लाइक मैं एक एग्जांपल दूं कि अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होना है, टेस्ट। अभी एक टीम ऐसी होती है हर टीम के पास में, लाइक इंडिया की टीम के साथ में सपोर्ट स्टाफ इस टाइप का होता है जो ऑस्ट्रेलिया टीम के हर प्लेयर का स्टडी करेगा। जो उन्होंने टीम सेलेक्ट किया है, जो 15 प्लेयर्स आपके सेलेक्ट किया है, उनकी एबिलिटीज एंड वीकनेसेस पे पूरा स्टडी करेगी वो टीम। वो एक सपोर्ट स्टाफ स्टडी करेगा पूरा टीम के साथ, जो बाकी अपने प्लेयर्स हैं इंडियन के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ शेयर करेगा। क्या चीज़ है ये, अपने दुश्मन को करीब से जानना, अपने दुश्मन को करीब से जानना। अपने दुश्मन को हम जितना करीब से जानेंगे, अपने अपोनेंट को हम जितना करीब से जानेंगे, उतना ही हम उसके बारे में सही डिसीजन ले पाएंगे, उतना ही हम उसके साथ में कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये आपका वो जो एग्जाम का जो फियर होता है उसको बहुत 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 ज़्यादा में रिड्यूस कर देगा। क्योंकि कुछ लोगों के ना, मैंने बहुत सी बार नोटिस किया है कि पेपर में जो एंटर होते हैं ना, जो सेंटर के बाहर वो सब जमा जमू करा के अपना बैग तल्ला जमा कराते हैं, उसके बाद हथियार लेके एंटर होते हैं। जैसे उनका एंट्री पे एडमिट कार्ड वगैरह ये सब चेक किया जाता है, बस वहीं पे उनके पैर कांपने लग जाते हैं। गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी, मैक्सिमम ये इशू गर्ल्स के साथ तो होता ही होता है, पैर कांपने लग जाते हैं। जैसे ही स्क्रीन पे पेपर आया, वो उस पर आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन पे उस पर क्लिक किया, पेपर ओपन हुआ, भाई साहब एकदम ब्लैंकनेस आ जाती है, ठीक है। ये जो चीज़ है वो आपकी रिड्यूस हो सकती है, और इसकी वजह से ना आपका मतलब जो फियर है ना फेलियर का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है। तो इस चीज़ को आप रिड्यूस कर सकते हो नज़दीकियाँ बढ़ा के, अपने पेपर के साथ में जो आने वाली जो चीज़ है उसके साथ में बहुत ज़्यादा पास होके। तो ये इसलिए करना है, और फायदा भी है इसका, बट ये इसलिए भी करना है, इससे आप बार बार पेपर्स को देखोगे, ठीक है, बार बार पेपर्स को देखोगे, 20 का उठाओगे, 21 का उठाओगे, 22 का उठाओगे, प्रिंट आउट रखो अपने पास में, ठीक है। खुद से करो, मैं कहूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, बट मैं कहूंगा फिर भी कि खुद से करो। अगर इफ यू हैव टाइम, इफ यू डोंट हैव टाइम देन यू कैन गो विद देम, ठीक है। अगर टाइम हो तो खुद से एनालाइज करना, मैं बता रहा हूँ कि बहुत बहुत चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो अब टॉपिक लिख लिया, क्वांटम की बात करते हैं कि कैसे एनालाइज करना है। टॉपिक लिखा आपने, एक बार एग्जांपल देता हूँ, 1D
परटर्बेशन थ्योरी एंड हाइड्रोजन एटम लेट, ठीक है, या फिर WKB लेट, ठीक है। पता चल रहा है कि ये ऐसे 10 टॉपिक है। ये अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो इसको लिख दो टिक। टिक में भी लिख दो कि 1D में बहुत सारे टॉपिक है, तो कहाँ से आया, लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर से आया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पे आया, इसके बाद डिराक डेल्टा से आया, ठीक है। टफ था या फिर इजी था वो भी लिख लो, टफ था, इजी था, वटेवर, इजी था, इजी मतलब अब तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि कैसा क्वेश्चन था, पढ़ा तो है ही ना वहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, यहाँ पे क्वेश्चन आया, ठीक है, ये आया आपका पोटेंशियल वैल्व पे। तो इससे ना आपको ट्रेंड पता चलेगा कि 1D पोटेंशियल जो टॉपिक है उस पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता, अगर आएगा तो कैसे आएगा। क्योंकि यहाँ से ना आपको एक चीज पता लग रही है, मैं बोलूंगा कि मैंने खुद ने फील किया है, तो आपको भी फील होगा कि अगर टॉपिक पे क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, तो वो जिस पर्टिकुलर सेगमेंट से आया था, लाइक आई वांट टू से कि हार्मोनिक ऑसिलेटर से 20 में आया, तो 21 में दोबारा हार्मोनिक ऑसिलेटर से क्वेश्चन नहीं आता। जनरली ये ट्रेंड सेट मतलब वहां पे फील कर सकते हो तुम, ये होता है। अगली बार अगर 1D से क्वेश्चन आ रहा है तो किसी दूसरे चीज पे आएगा। अगली बार अगर आ रहा है, पिछले 4-5 साल में ना कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं किया, एक दो टॉपिक को छोड़ के, लाइक परटर्बेशन थ्योरी लगातार दिया टाइम डिपेंडेंट वाली, ठीक है। जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो थोड़ा टफ है उसी पार्ट में लगातार दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रेंड आपको देखना है, उस ट्रेंड से ना आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक तो ये कि विच पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, साथ में ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें भी किस सेगमेंट से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। फिर जब अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से ही पता था कि ऐसे कुछ होने वाला है, उससे आप है ना पॉजिटिव रहोगे। अगर ना भी आया ना, वहां से क्वेश्चन ना भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप है ना पेपर के दौरान काम करते टाइम है ना एक जो हेजिटेशन, एक जो घबराहट होती है ना, वो सब बहुत 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 लेवल में बहुत मतलब रिड्यूस हो जाएंगे। ये एक अलग चीज होती है, ये चाहिए होता है उस टाइम में। स्ट्रेस फ्री कामनेस ये है ना वैसे नहीं आती। ये जो बंदे इस टाइप की चीज करके जाते हैं ना उनके पास ऑटोमेटिक आती है, ये कहने से नहीं आता। बेटा कूल रहना, ऑल द बेस्ट बेटा, डू योर और बेस्ट, डू योर बेस्ट, इस टाइप के कोचिंग वाले पोस्टर छापते हैं। इनसे फर्क पड़ता है, फर्क तब पड़ता है जब आपने इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। फिर आपको जो आपके गुरु है, आपके टीचर्स है, उनकी बातें डायरेक्ट भेज में जाती है, हाँ इसका कहने का मतलब ये है। अब वैसे ऑल द बेस्ट कोई काम नहीं करेगा, समझ में आया, ठीक है। तो एनालिसिस आपको करना है और इस वे में करना है। ओके गाइस, इससे आपको क्या रहेगा, हर कुछ 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 टॉपिक का कोई चीज रह भी गई तो वो भी समझ में आ जाएगी कि भाई मेरा क्या वीक है और उससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर जैसे कई बार ऐसे होता है कि WKB है तेरा वीक है, पर पता चल रहा है WKB से इस बार क्वेश्चन ही नहीं आएगा, खुशी रहे, खुश रहे, कोई लोड नहीं लेना, ठीक है। तो इससे ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी कि भड़क नहीं लेने भाई, सब कुछ जरूरी नहीं है जो अपन सोच रहे हैं वो आए। एक और चीज करना, जैसे यहाँ पे एक बार 2020 का पेपर उठाओगे तो उससे सारा एक बार लिख लोगे, ठीक है। और इसमें भी है ना पार्ट बी पार्ट सी से ये भी लिखना कि जो क्वेश्चन आया हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्ट बी में आया पार्ट सी में आया। यहाँ पे 2020 में 2 सेक्शन बना लेना कि भाई बी और सी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पीटी से बी में आया था या सी में आया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पता चला कि साढ़े, और एक है ना ये भी क्लियर करना। ये सब करने के बाद में एक चीज जरूर करना कि जैसे 2020 का पूरा एनालिसिस हो गया सब टॉपिक का, तो अब एक बात था, तेरे सारे क्वेश्चन देख लिए, अब तुम तक कितने क्वेश्चन आए टोटल, लाइक 2020 में आए 6 क्वेश्चन क्वांटम के। अब एक बात और लिख कि 6 में से तू कितना कर सकता था। सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा तेरे को, खतरनाक वाला, तेरे को सिलेक्शन दिख जाएगा तेरा। 6 में से तू 4 कर सकता था। 4 का मतलब एक मार्क्स और जोड़, मतलब कितने बी में थे कितने सी में थे, तो इस 4 को थोड़ा सा डिवाइड कर ले यहाँ पे कि इतने 2 बी में थे और 2 ही सी में थे, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर कितने की आई थी, ये नंबर थी मान लो 30 की आई थी, एक बार मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और आप 20 का कर पाए। तो ये है ना, ये चीज भी आपको नोटिस करनी है वहां पे कि 2020 में जो क्वांटम आई थी उसमें से मैं कितना कर सकता था, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा सुन ले, 2020 का कर लिया, अब है ना 2020 का जब सब सब्जेक्ट का एनालिसिस हो जाए तुम्हारा, ठीक है, उसको उठाना। और 2020 में क्वांटम के तुम्हें 20 नंबर आ रहे थे, ईडी में तेरे 20 आ रहे हो, और सीएम में तेरे 25 आ रहे हो, एमपी में तेरे 25 आ रहे हो, इन सबको जोड़ना। अगर वो 100 से ऊपर नहीं आए मेरे को बता देना, आएगा 100% 100 से ऊपर आएगा। लेकिन अगर तुम एग्जाम में बैठता तो क्या वो आता, वो भी मैं बोलूंगा कि वो 10% स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हाँ मेरे वो आता, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 10% बोल रहे हैं ना, बस यही 10% का सिलेक्शन होता है,
और जो ये 90% नहीं बोल रहे ना कि भाई ये नहीं आते मेरे वहां पे, उनका सिलेक्शन रुकता है। बस तुम ये फील कर लो कि अगर यहाँ मेरे 100 जुड़ रहे हैं तो ये 100 मेरे वहां भी आते। अगर तुमने बोल दिया कि ये मेरे पास आते, इसका मतलब है तेरा सिलेक्शन इस बार होगा। क्लियर है मेरे भाई? ये चाहिए वहां पे एक वाइब, एक वाइब जो कि ऑटोमेटिक आए, जो कि एनालिसिस के थ्रू आए, एक कॉन्फिडेंस, एक क्या बोलूं मैं, फीलिंग जो कि तेरे को अपने आप पॉजिटिव कर दे। वो फीलिंग आपको आएगी यहां से। तैयारी तेरी किस कैसी भी हो, लेकिन ये एनालिसिस तेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी ये मत सोचना कि भाई यार ये सब वो सब, नहीं, ये एनालिसिस करना ही करना है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा पॉइंट है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स इज वेरी वेरी नेसेसरी। इसका इम्पैक्ट क्या निकलेगा, क्या पड़ेगा, इससे फायदा क्या होगा, ये सब बता दिया है। आप सिंपली एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के लिए धरातल तैयार कर रहे हो, अपने आप के सिलेक्शन की पृष्ठभूमि बना रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आगे। तीसरा था आपका पॉइंट कि एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपने एनालिसिस तो कर लिया, ठीक है, तो लेकिन एनालिसिस में आपने लिखा ना कि 6 में से मैं 4 कर सकता था। 6 क्वेश्चन आए थे क्वांटम के 2020 में, और जो भी था दिसंबर या जून वट एवर, उसमें मैं 4 कर सकता था। ये 4 जब आपने किया तो एक्सपीरियंस किया पेपर को। ठीक है, ये 4 वहां पे करके देखना है। ठीक है, और एक लोग है ना प्रीवियस ईयर को सीट वाइज करते हैं, मतलब जैसे हमारे असाइनमेंट्स में प्रीवियस ईयर सारे डले हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे करते हैं। एक है ना पेपर के अंदर क्वेश्चन है और उस टाइम करना, ये एक अलग चीज है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है वो जरूरी है। एक्सपीरियंस का मतलब है दिसंबर 2020 या 2020 का जो भी पेपर था उसको एक बार खुद से भी करना है, खुद से भी अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये सब एनालाइज तो बाद में कर लो, ये देख लेना यार कब करोगे तुम। खुद से अटेम्प्ट, खुद से अटेम्प्ट करना, या तो एनालिसिस करते करते टाइम कर लेना, ठीक है, या फिर जैसे भी जब भी सिस्टम बैठे पेपर तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे पूरे पूरे। और वहां पे भी एक बात नोटिस करना, वापस से कोई भी पेपर दो अपनी जिंदगी में, एनालिसिस करना है, डीप लेवल पे जाके एनालिसिस करना है। अगर तुमने ये दिए वापस, तुम्हें पता था कि 6 क्वेश्चन थे और मेरे 4 बन रहे, 3 बन रहे, ये वो, ये 6 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, मैं बोलूंगा एनालिसिस और ये दोनों चीजें एक साथ कर सकते हो तुम। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, मान लो 2000, ये क्या बोलते हैं, एक टेबल बना के रख लो, ये वाली टेबल बना के रख लो एक ऐसे टेढ़े पेज पे। जिस दिन 2020 का पेपर लगाओ उस दिन ये सब कर लो, जिस दिन 2021 का पेपर लगाओ उस दिन ये सब कर लो हर सब्जेक्ट पे, और जिस दिन 22 का लगाओ उस दिन ये कर लो। और फिर यहाँ पे ये भी देखो, ये अब परम सत्य आ जाएगा। एक तो होता है कि मैं इतने कर सकता था, हाँ, और एक होता है मेरे से इतने हुए, वो सब चीज भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, और कितने मार्क्स आए वो एक रियल फैक्ट आ जाएगा, वहां पे कितने आने चाहिए थे वो रियल फैक्ट आ जाएगा। ठीक है, और आने वाले का टोटल कितना था, मतलब आ सकते हैं उसका कितना टोटल था। लाइक अभी तो बाई चांस आपसे 4 बोले थे कि आप 4 बन सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मान लो 3 ही बने, तो 3 का डेटा और एक कितने बन सकते थे उसका डेटा, ये दोनों का डिफरेंस भी देखना है कि ये डिफरेंस क्यों रहा मेरा। ठीक है, इस टाइप से चीजें करनी है। तो ये बेस्ट वे हो गया कि एनालिसिस अलोंग विद द एक्सपीरियंस आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, और समझ में आया होगा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चौथी चीज पे आते हैं अपन, चौथी चीज पे आते हैं। थोड़ा सा टाइम बढ़ रहा होगा, मैंने पहले बोला था आपको कि आपको ये चीज तो, ये थोड़ा पैसेंस तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी गलतियां है ये, और जब सामने आती तो बुरा लगता है। चौथा है कि पार्ट ए का जो कंटेंट है, बहुत से लोग हैं पार्ट ए में 4 से 5 नंबर लाने वाले या अंडर 10 लाने वाले, बहुत से लोग हैं। और अब अगर ऐसा हालत है तो तुमको दिक्कत होती है सी और बी में खेलने में। ठीक है, और तुम उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना कर सकते हो, टोटल को बढ़ा सकते हो। तो पार्ट ए के साथ भी थोड़ा सा अपना नजदीकियां बढ़ाइए। इसके लिए क्या करना है उस पर भी मैं बताता हूँ आपको। मतलब यार पार्ट ए में अगर आपका बहुत अच्छा नहीं है तो 10 to 15 तो आना चाहिए। टोटल 30 का होता है ना, तो यार 15 के आसपास मार्क्स तो लाने की कोशिश करनी करनी है आपको, कैसे भी करके। अब वो कैसे में क्या आता है मैं समझा देता हूँ आपको। आप है ना सिंपली पेपर उठाओ, ठीक है, पेपर उठाओ CSIR के, कहीं पे और प्रैक्टिस करने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बोलते हो ना सर ए पार्ट कहाँ से करे, ये करे वो करे, कहाँ से पढ़ो, इसकी कोई पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ PYQ लगाओ, सिर्फ
PYQ लगाओ, वो भी किसी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हैं ऐसे वाले नहीं, आप ओरिजिनल पेपर के PYQ लगाओ, ओरिजिनल पेपर को निकाल के वहां पे जो क्वेश्चन है उनको लगाओ, ठीक है। तो अगर आपने 20 का, और ये एनालिसिस में फिर ए पार्ट को भी इंक्लूड कर देना कि ए में मेरे कितने आए, यहाँ पे ए में मेरे कितने आए, ये यहाँ नहीं आएगा, ए पार्ट का एक अलग एनालिसिस हो जाएगा, एक सब्जेक्ट वाइज में नहीं बल्कि एक ए पार्ट का अलग से एनालिसिस हो जाएगा कि ए पार्ट में मेरे कितने क्वेश्चन बने, कितना मैं वो जो भी है पूरा डेटा, ठीक है। और PYQ से आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ भी कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। PYQ लगाओ, PYQ लगाने से, उसका एक्सपीरियंस मात्र होने से, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ 100% कि इसका एक्सपीरियंस मात्र होने से आपके 15+ मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने 5-6 पेपर लगा लिए ना, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5-6 पेपर लगा लिए तो आपको एक बात समझ में आने वाली है, ठीक है। क्या बात समझ में आने वाली है कि हर बार है ना सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, एक ग्राफ देता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, इतने ईयर में ये सब था, इतने ईयर में ये सब था, वो क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। फिर कुछ एक क्या बोलते हैं, एक जो कुछ जिसको बोलते हैं, कौन सी रीजनिंग बोलते हैं, लाइक एक स्ट्रक्चर दिया, उसको घुमा दिया 90 डिग्री से, हो गया, फर्दर 90 से घुमा दिया, फिर घुमा दिया, फिर घुमा दिया, तो अब क्या आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आया हो, ठीक है। और कुछ मतलब आपको ना ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स पे आ रहे हैं। एक ये आपको पता लग जाएगा कि फिजिक्स और रीजनिंग को मिक्स करके आ रहा है, लाइक एक्स वर्सेस टी ग्राफ पूछ लिया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछ लिया, और कौन बॉल धीरे गिरेगा, कौन बॉल तेज गिरेगा, और ये थोड़ा मतलब जो फिजिक्स वाली रीजनिंग है वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब आपको ये बात पकड़ में आ जाएगी, मतलब मैं कह रहा हूँ जब आपको ये फील हो जाएगा, क्या फील हो जाएगा कि ये एक्चुअल में रीजनिंग है ना हमारी वाली है, ये मेरे मेरे टाइप की रीजनिंग है, मैं जो समझता हूँ वो वाला रीजनिंग नहीं है ये, उस दिन आपके मार्क्स है ना 15+ आने शुरू हो जाएंगे। तो बस मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ आप इस पोर्शन का एक्सपीरियंस कर लो PYQ में, और कहीं कहीं भी जाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और पार्ट ए में अगर 15+ लाने का सिस्टम आपने अरेंज कर रखा है, किसी के आते भी हैं बहुत, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो 20+ मारते हैं, उनको तो सोच मतलब दिक्कत ही नहीं है, और वो भी अगर आपने मतलब इसको 30 तक ले जाने की कोशिश करें तो आप ये भी कर लो, PYQ लगा लो, आप भी 30 तक पहुंच रहे हो फिर, ठीक है। तो बस ये आपको इंश्योर करना है कि पार्ट ए को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है, पार्ट ए को छोड़ के नहीं जाना। अगर आप सिलेक्शन अपने आप के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अपने आप के लिए चाहते हैं, तो पार्ट ए को भी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ेगा, वहां 15+ आने चाहिए, वो भी टाइमर लगा के कि आप 30 मिनट के आसपास ही टाइम में ये चीज लेके आए, आधे घंटे में ये सब लेके आए। प्रैक्टिस करते टाइम, PYQ को प्रैक्टिस करते टाइम तसल्ली से करो, हर क्वेश्चन का नेचर समझो, वह क्या पूछ रहा है ये सब समझो, और किस टाइप से चीजें हो रही है वहां पे ये समझो। और कई बार ऐसे होता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है ना ट्रिक व्रिक काइंड ऑफ स्टफ भी होता है, तो वो भी अगर कहीं पे मिल जाता है, आजकल तो गूगल पे ChatGPT वो बता देता है कि ऐसे ऐसे करना था, तो वो सब भी कर सकते हो आप, ठीक है। चले, पार्ट ए का प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, उसको स्किप नहीं करके जाना। 4 आपके ऐसे रीजन हो गए हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको पूरा पावर गेम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 5वीं जो चीज है वो है आपका टूल बॉक्स। टूल बॉक्स, ये तो नाम आज ही सुना है, ठीक है। और टूल बॉक्स क्या है सुनेगा इस चीज से शायद मैं आपको रूबरू करा दूं निकट भविष्य में, ठीक है, बट अभी के लिए सुनेगा क्या चीज है। और टूल बॉक्स है जिसको आप, मैं एक बार समझाता हूँ, लाइक क्वांटम की बात करता हूँ वापस से, ठीक है। ऐसा कुछ खास प्रेम नहीं है मेरा क्वांटम से, बट बता रहा हूँ वैसे, ऐसे एक रेफरेंस ले लिया तो ले लिया, ठीक है, वो वाली बात है। तो क्वांटम से मान लो कि क्वांटम आपने पढ़ रखा है, ठीक है, क्वांटम में 12 टॉपिक है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि 12 टॉपिक में जो थ्योरी है या जो कंसेप्ट है मुझे एक पेज में चाहिए, 12 टॉपिक्स का जो थ्योरी का कंटेंट है मुझे एक पेज में चाहिए, कर सकते हो? इफ यू कैन देन दिस इज योर टूल बॉक्स। टूल बॉक्स जैसे मैं मेरे लिए मतलब अज्यूम करता हूँ कि जैसे मेरा माइंड में बना हुआ है टूल बॉक्स हर सब्जेक्ट का, और यही वजह होती है मैं 9 के 9 सब्जेक्ट बड़े स्मूथली पढ़ा पाता हूँ, और यही वजह होती है कि आज मैं जैसे अभी क्लास में स्टैट चल रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को ईडी का क्वेश्चन ला के दोगे, क्लासिकल का क्वेश्चन ला के दोगे, सॉलिड का क्वेश्चन ला के दोगे, मैं आराम से कर लूँगा क्योंकि वो टूल बॉक्स मेरे स्टोर हो गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा चीज जिससे आप पूरा
कंट्रोल कर पाए। लाइक मैं बोलता हूँ कि जैसे पीटी है, कोई भी टॉपिक वाइज बात करता हूँ, पीटी है, तो पीटी पे जाके आप ये सोचे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमको चाहिए और सारा काम हो जाएगा। ठीक है, पीटी पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमको चाहिए और सारा काम हो जाएगा। लाइक फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला, और उसका पूरा स्कीमेटिक, फर्स्ट ऑर्डर पीटी का पूरा स्कीमेटिक, सेकंड ऑर्डर पटर्सन थ्योरी का जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो माइंड में रहना चाहिए। तो फॉर्मूले दोनों चाहिए। ठीक है, वेव फंक्शन में जो करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, जो भी है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, उसका फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो गए। ऐसे ही आपका जैसे वो जो डिजनरेट पीटी है, तो उसमें क्या करना होता है, सिंपली आप बस वो चीज़ लिख लो कि भैया ये डब्ल्यू मैट्रिक्स बनानी होती है, इसकी आइगन वैल्यूज ही आपका करेक्शंस होता है। तो बस डब्ल्यू मैट्रिक्स लिख के छोड़ दो कि डब्ल्यू मैट्रिक्स बनानी होती है। अब डब्ल्यू मैट्रिक्स कैसे बनती है वो तो आपको खुद को रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है उस चीज़ को। ये जो टूल बॉक्स है वो रिकॉलिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। रिकॉलिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रिकॉलिंग का मतलब है कि आप बहुत कम स्टफ से उस पूरा जो सब्जेक्ट है उसको पूरे को अपने पास ले आओ, वहां से जो भी चाहिए वो उठा के ले आओ। ठीक है, ये मैं टूल बॉक्स इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इससे पूरा सिस्टम हैंग कर दो, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप डील कर सको इस टूल बॉक्स से। ठीक है, कोई बड़ी से बड़ी मशीनरी यानी कि प्रॉब्लम को आप खोल दो, पूरा पेज हर सिस्टम उसका उखाड़ के फेंको। इसलिए मैं इसका टूल बॉक्स नाम दे रहा हूँ कि कुछ एक बेसिक जो चीज़ें जो आपको चाहिए, एक छोटा सा बॉक्स जो आपको चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो ये डिब्बा आप बना के रखिए हर सब्जेक्ट का। तो क्वांटम में अब अगर थोड़ा लेंदी बन जाता है, अगर जैसे कुछ एक का मुझे क्या एक्सपीरियंस है चीज़ों का, तो मैं 1 पेज बोलूँगा मेरे लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज, इससे ज़्यादा 5 पेज मतलब ये दोनों साइड के, समझ रहे हो, 1 2 3 4 और 5, बस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 मान लो आप, तो 3 पेज टोटल, खड़े 3 पेज। ठीक है, इससे ज़्यादा एक सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 के 9 सब्जेक्ट है आपके, 6 में 54 पेज हो गए, 50 पेज हो गए अभी भी। ठीक है, 6 पेज, ओनली 6 पेज। अब अपने आप को है ना इस चीज़ के लिए तैयार करो वहाँ पे कि ये 6 पेज में मेरा क्वांटम कैसे आ सकता है। आपका अगर नहीं आ रहा, आप 2 स्टेज में बना लो। मतलब एक स्टेज में बनाया आपने, आपका 12 पेज का बन गया, या भाई इस 12 पेज वाले को छोटा करके 6 पेज का बनाओ। ठीक है, ऐसे नहीं कि छोटा छोटा लिख दिया है, अब कुछ चीज़ हटानी है जो तेरे को चाहिए नहीं, जो तेरे माइंड में सेट होगी। अब कई कई मूर्ख लोग है ना ऐसे लिखे 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी लिखे पाते हैं उसमें कि एच कट ओमेगा n प्लस हाफ और n इक्वल टू 0 1 2 3 फलाना टिकड़ा। अब हराम को ये जरूरत नहीं है इसकी, ये एक माइंड में सेट हो चुकी है। ठीक है, वेव फंक्शन लिख ले, वो सेट नहीं हुआ है। स्फेरिकल हार्मोनिक्स का फॉर्मूला लिख ले, वो सेट नहीं हुआ है। ये हाइड्रोजन एटम की ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है 1/r का 1/r स्क्वायर का, ये सब लिख ले। ये जो दिक्कतें हैं वो दिक्कत करेंगी। वहाँ ऐसी कुछ चीज़ मत लिख कि प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार साई होती है, प्रोबेबिलिटी ये होती है साई स्टार साई डी एक्स फलाना डिग्रा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये सब नहीं लिखना। वहाँ ये कंसेप्ट मत लिख कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस फलाना ढिकड़ा, ये सब की पॉइंट्स, ऐसा जो चीज़ें तुम्हारे को ध्यान नहीं रहने वाली है, ऐसी चीज़। ऐसे लाइक मैं एक और बता दूँ कि रियल वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 होता है, ऐसी चीज़ डाल जो तू भूल सकता है। ऐसे की टूल बॉक्स जो स्पेशल है। ठीक है, गाउसियन वेव फंक्शन कैसा होता है ये सब लिखो, उसमें मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट होता है, उस चीज़ को वहाँ मेंशन कर दो। ये वाली कुछ बातें जो आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, ये अगर आपने बनाया, अगर 2 स्टेज में बनाया, तो वो सब्जेक्ट मान लो समझ लो तैयार है एकदम फटाक से। ठीक है, तो ऐसा टूल बॉक्स जिसको आप शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, बट मेरे नज़र में शॉर्ट नोट्स को फर्दर टूल बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स आर लिटिल लेंथियर, दे आर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 पेजेस फॉर यू गाइस, उसको आप 5 पेज में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, होपफुली समझ रहे हो। और एक रिकॉलिंग बेहतर कैसे हो सकती है वो भी सुनिएगा, और ये कैसे बन सकते हैं ये भी सुनिएगा। आप जैसे बनाए ब्लैक बॉडी ये सब बेसिक बेसिक पढ़ लिए सारे, तो फिर अब है ना वहाँ पे जाके ना दोबारा रिव्यू करो कि ऐसी क्या चीज़ें जो मुझे चाहिएगी, ऐसी क्या चीज़ें जो मुझे चाहिएगी लेटर ऑन, कि ये मैं भूल सकता हूँ। वहाँ से बहुत कुछ नहीं निकलेगा, एकदम छोटी छोटी चीज निकलेगी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे अगर मैं अभी नाम ले रहा हूँ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तुमको लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी के अलावा कुछ घंटा याद नहीं है, तो बस, और तुम्हें ये विश्वास है कि डी ब्रोगली पे कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा। दिस इज योर टूल बॉक्स। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, आप एक छोटी सी चीज जो आपके माइंड में है, जिसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, और उससे आप चीजें संभाल लोगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे पूछूं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक बहुत छोटी सी चीज जो आपको चाहिए वो ये है।
ठीक है। लेकिन जनरल फॉर्मूला लिखना ना, इंटेलिजेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन एच कट बाई 2 होता है, इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं बोलते। जो डेल्टा ए डेल्टा बी ग्रेटर देन हाफ ब्रैकेट का एवरेज वो होता है, उसको बोलते हैं, उसको ढंग से देख लेना, ठीक है। वो लिखना है, ये नहीं लिखना, इससे सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप की चीजें करना है। टूल बॉक्स आपका बहुत रिक्वायर्ड है रिकॉलिंग के लिए, और जितना छोटा होगा उतना रिकॉल स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अब आपको चीजें खुद से रिमाइंड करनी पड़ेंगी कि भाई मुझे, जैसे आपने क्या बोलते हैं, मान लो हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं, वो नहीं लिखा, कोई चीज ना लिखी 1/r, तो अब वो नहीं लिखी तो इसका मतलब तुम्हें याद है। अब वो जब भी जरूरत पड़ेगा ना तो तुम उसको याद करोगे कि भाई ये ऐसे ऐसे थी, उस दिन बाद वो जाएगी नहीं। मैं वापस कह रहा हूँ कि जैसे मुझे ग्राउंड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेव फंक्शन लिखना हो, ठीक है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखना मैं लिख दूंगा रूट रूट वाई और एन फैक्टोरियल एक्स नॉट, बस सही है क्या, सही है, ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x0 स्क्वायर, जहाँ पे एक्स और ये भी लिख दो एच एन एक्स बाई एक्स नोट 1/√पाई एन फैक्टोरियल एंड एक्स नॉट, या ठीक है। और एक्स नॉट होता है रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा, ठीक है। अभी मैं लिख पाया ना, तो अब मैं इसको वहां नहीं लिखूंगा, ठीक है। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, और तो है ना, आप एक काम ये कर लीजिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए। अगर इनकेस मेरा गलत भी हुआ तो मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा कि मेरा यहाँ पे ऐसी क्या चीज थी जो मेरे से मिस हो रही है। ये पोर्शन तो एकदम फंटास्टिकली सही है, ठीक है। और अभी ये भी आगे क्या होता है, ये मैं रिकॉल करना शुरू करूंगा ना तो आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी रिकॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। वो टूल बॉक्स बनाने से नहीं होती, वो बार बार एक्सपीरियंस करने से होती है, बार बार उन चीजों को याद करने से होती है कि वहां पे क्या था, उसको मतलब क्वेश्चंस में यूटिलाइज करने पे होती है, ठीक है। तो रिकॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है टूल बॉक्स के थ्रू नहीं, उनको यूटिलाइज करके, ठीक है। जब भी आप जरूरत पड़े चीज वहां पे जाके देख के आ जाओ, ठीक है। लेकिन फिर वो रिकॉल होना, जैसे मतलब जो चीज आपको याद रह सकती है वो भूल रहे हो तो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है, कि उसको रिकॉलिंग में रखो, टूल बॉक्स में मत डालो। अगर मैंने इसको टूल बॉक्स में डाल लिया ना मेरे लिए, मेरे ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि फिर मैं अब निश्चिंत हो गया कि ये टूल बॉक्स है, जब भी पेपर होगा टूल बॉक्स में जाके देख लूंगा। वो मेरे परमानेंट नहीं है। परमानेंट तब है जब मैं इसको मतलब जरूरत पड़ने पे देख के आ रहा हूँ, और उसके बाद मुझे समझ में आ गया मेरे से यहाँ गलती थी, बस शायद यहाँ पे कुछ गलती हुई होगी, और शायद 2 की पावर एन एन फैक्टोरियल कुछ होगा यहाँ पे, और रूट पाए नहीं सही है, ठीक है। इनकेस अगर कोई गलत भी हो रहा होगा तो अब अगर मेरे से यहाँ पे कुछ गलत हो रहा होगा ना, अब मैं इसको जाके देख लिया नोट्स वोट्स में जहाँ पे भी कंटेंट है वहाँ पे, उसके बाद ना मेरे से कभी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। 1-1.5 महीने तो बिल्कुल नहीं भूलने वाला हूँ कम से कम। और ये तो मैं तो 5-7 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा प्रेशर रहता है, मैं भूलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं याद रखना नहीं चाहता हूँ। तब की बात है, क्वांटम लगभग मैंने 3 महीने पहले पढ़ाया होगा अभी, ठीक है। तो अब उसके बाद भी इतना याद है ना, मैं अपने आप पे गर्व करता हूँ। ये मेरा रिकॉलिंग है, ठीक है। ये टूल बॉक्स के अंदर नहीं है ये चीज, टूल बॉक्स में तो कुछ मैं छोटा सा ही रखता हूँ बस, ठीक है। ऐसा कुछ बनाना है, होपफुली आप समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 6। अच्छा एक और चीज़ है, अगर आपको इन चीज़ों में कुछ डाउट वाउट लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ अपना ऐड करना चाहते हो, किसी पे और क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर ये सब चीज़ें मुझे और थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। और जो छठी चीज़ है वो है आपकी कि 2024 वाली प्रिपरेशन नहीं की तो भी सिलेक्शन रुक जाएगा। अब ये कौन सी बात है भाई, 2024 वाली प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बात है, सुनिएगा। अब आप जब प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको एक बात तो पक्के से पता है। पहली बात तो कुछ लोग ऐसे भी हैं तुम में से जो प्रीवियस ईयर ढंग से नहीं कर रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो भैया, अगर आप कोई पुराने असाइनमेंट्स को यूटिलाइज कर रहे हो, जिसको जनरली तुम टेलीग्राम पे मांगते रहते हो एक दूसरे से, तो फिर आप गलत कर रहे हो। पुराने असाइनमेंट जिनमें 2018-19 तक के क्वेश्चन है वो रद्दी है, कचरा है, वो नो यूज है, ठीक है। अभी 2024 वाली प्रिपरेशन का मतलब है कि 2020 से 2024 में जो पेपर ने अपना रंग बदला है, जो पेपर ने जिस आपका टेम्परामेंट सेट किया है, जिस आपका क्वेश्चंस का वेरिएशन वो क्रिएट कर रहा है, वहां पे आप जब एनालिसिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से गेम खेला जा रहा है। उस गेम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वही चले जा रहा है, उसी टाइप से तुमने इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया, उसी टाइप से तुमने प्रैक्टिस कर ली, उसी टाइप की वीडियो देख ली यूट्यूब पे, ऐसे नहीं चलेगा ब्रो। 2020 से 2024 में चीज़ें चेंज हुई, उसके हिसाब से पढ़ना होगा, उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी।
पहला जो चीज है वो ये है कि लेटेस्ट पीवाईक्यू करने हैं आपको। अगर आपके असाइनमेंट्स वगैरह पुराने वाले लगाए हुए हैं तो गलत कर रहे हो। ऐसे असाइनमेंट करने हैं जिसमें आपके जून 2024 के तक के क्वेश्चन हो, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने अभी तक इस टाइप की चीज नहीं देखी है तो क्वांटा इंस्टीट्यूट एलएलपी के ऐप पे जाओ, वहां पे हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपको अवेलेबल है। हाँ, फ्री नहीं है, आप सबका 199 हर सब्जेक्ट का इतना कुछ पेमेंट करना है और वो आपको एक्सेसिबल है, ठीक है। और बेहतरीन कंटेंट है, इसीलिए फ्री नहीं है, सुपर कंटेंट है। दूसरी चीज एररलेस है, ये भी चाहिए आपको। तीसरी चीज एकदम मतलब क्या बोलते हैं, वेरीफाइड है। वेरीफाइड है, हम हर दिन इंप्रूव करते हैं, एकदम अपडेटेड है। हर क्वेश्चन मेरी नजर से गया हुआ है, ठीक है, एकदम अपडेटेड है। अपडेटेड का मतलब है कि पूरा 2024 जून 2024 तक के क्वेश्चन है। आजकल हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है, जैसे दिसंबर 2024 का पेपर हुआ, उसके जैसे पेपर बाहर आया उसके 4-5 दिन बाद ही पूरा सीट अपडेट हो जाएगा हमारा, और फिर बच्चों तक इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि योर सीट हैज बीन अपडेटेड, प्लीज री डाउनलोड योर असाइनमेंट्स एंड स्टोर दैम, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने सिस्टम जनरेट कर रखा है और पूरा सब कुछ करेक्टेड है, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो पुराने असाइनमेंट्स के चक्कर में फंस रहे हो वो मत करो, कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही नुकसान है उसका, ठीक है। तो लेटेस्ट पीवाईक्यू करना जरूरी है, उसी में औकात पता लगेगी कि हमारी क्या है, ठीक है। दूसरा दूसरा एक कुछ लोग हैं सर, होंगे अभी कमेंट भी आएंगे इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि पूरा तो देखेंगे नहीं, ऐसे चतुर लोग पूरा नहीं देखते वीडियो, ठीक है, कि सर 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ लूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा। लिख दो पूरा पूरा, 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ लूँ, मैन कौन से, ईडी, क्वांटम, क्लासिकल, एमपी, ये चारों पढ़ लूँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई मैं तो बोलूंगा नहीं होगा। क्यों? आजकल है ना, जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि 2020 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनसे थोड़ा कुछ अलग हटके आना है। तो वो तभी डील कर पाएगा जब तूने यहाँ पे इन जो भी 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं वो तो अच्छे से प्रिपेयर्ड है ही, प्लस बाकी अदर सब्जेक्ट भी प्रिपेयर्ड है। क्यों? क्योंकि जब पहले क्या था कि अगर मान लो कि क्वांटम है, अगर 30 नंबर की आ रही है तो आप 20 नंबर पक्के समझ लेते थे। लेकिन आजकल है ना ऐसा है कि क्वांटम अगर 30 की आ रही है ना तो 20 नंबर पक्के हैं, ये जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है इस बात की, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा जो पहले की चीजों से मतलब रिलेटेड नहीं है, कुछ नया ढंग का बन के आएगा। तो अब अगर ऐसी अनसर्टेनिटी वहां पे है कि 30 में से 20 नहीं बन सकते, चाहे तुम कितना ही अच्छे से पढ़ लेना, तुम ये जो बोलते हो ना कि सर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कई बार कि तुम जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे पूरा खेल पाओ। अगर एक भी रिस्क हुआ आपके, क्योंकि 4 सब्जेक्ट में तो पूरा पूरा रिस्क है, 4-5 सब्जेक्ट तक भी रिस्क है, पूरा पूरा रिस्क है, आप वो चीज नहीं कर पाओगे। तो फिर जो बाकी सब्जेक्ट है वो आपको वहां पे एज ए सेवियर काम आएंगे, आपको बचाने वाले की तरह काम आएंगे, आपकी डूबती नैया को पार कराने आएंगे। एटॉमिक, स्टैट, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप के जो सॉलिड है, इस टाइप के जो पेपर्स है वो आपको डूबती नैया को आपको मतलब पूरा सिलेक्शन में कन्वर्ट करने आएंगे। तो इनको छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, कुछ लोग ज्ञानी महाज्ञानी कुछ दिमागी बोलते हैं सर ये छोटे छोटे कर लेता हूँ सारे, ठीक है, नंबर गिनते हैं, एएमपी है ना, 3 क्वेश्चन आते हैं सी पार्ट में 15 नंबर के, 15 यहाँ से आ जाएंगे, इनकी कैलकुलेशन में बताता हूँ एक बार, 15 यहाँ से आ जाएंगे। न्यूक्लियर में आते हैं 3 क्वेश्चन, लिख देता हूँ, 15 यहाँ से आ जाएंगे, और ये भाई साहब हिसाब लगाते हैं, 15 यहाँ से आ जाएंगे। स्टैट के 3 क्वेश्चन आते हैं 15 के, 45 तो ये हो गए, और थोड़ा मैं पूरा बता दूं, पूरा अपनी गिनती रखते हैं कि 100 आ जाएंगे, ठीक है, पहले सिलेक्शन हो गया। भाई साहब आजकल है ना स्टैट में या न्यूक्लियर की बात करूँ स्पेसिफिकली, ये वो न्यूक्लियर नहीं आ रही कि एक पार्टिकल फिजिक्स की रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया, एक सेल मॉडल से आ गया, एक बीटा डीके के ट्रांजिशन रूल से क्वेश्चन आ गया, कि गैमो टेलर है, फर्मी रूल है, ठीक है, और सीधे तुम्हारे आगे 5 या 15 नंबर। ऐसे नहीं होता। आजकल जो आ रहे हैं ना न्यूक्लियर के क्वेश्चन, वो तुमसे एक भी बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, समझ गया। तो ना तो ये गलती करें इधर के करने की, ना सिर्फ इधर के करने की गलती करें, ठीक है, आप पूरा करिए। अगर बाई चांस मतलब 1-2 सब्जेक्ट रह जाए, हाईएस्ट 2 रह जाए, ठीक है, 7 तक रहे, तो मैं बोल सकता हूं कि आप सेफ हो। लेकिन अगर आप 4-5 तक हो तो अकॉर्डिंग टू मी यू आर नॉट सेफ, ठीक है, यू आर नॉट सेफ। तो आप कम से कम तो 7 रखिए, बाकी कोशिश करिए कि आपको
पूरा करना है। तो ये 2024 वाली प्रिपरेशन में एक पॉइंट बहुत जरूरी है इंक्लूड करना। पहले ये चीज हो जाती थी, एमएससी परसुइंग स्टूडेंट्स का जेआरएफ निकल जाता था आराम से, क्योंकि पीवाईक्यू कर लो, वैसे क्वेश्चन आएंगे, जाके बजा दो सिलेक्शन। अभी ऐसा नहीं होने वाला, कृपया ध्यान रखें। 4 से 5 सब्जेक्ट वाली बात नहीं करनी है, टोटल सब्जेक्ट पढ़े, कम से कम लिस्ट टू लिस्ट 7 पढ़े। छोड़ने की बात हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड छोड़ सकते हो, इसके अलावा ना छोड़ो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिजिटल वाला पार्ट तो एटलीस्ट कर लो, एनालॉग छोड़ दो, क्योंकि वहां पे कई बार क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ऐसा होता है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो उस पोर्शन को आप छोड़ सकते हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ सकते हो, सॉलिड छोड़ सकते हो, क्योंकि सॉलिड में क्वेश्चन जनरली टफ होते हैं, ठीक है। बाकी मत छोड़ो मेरे भाई, बाकी मत छोड़ो, ये चीजें सब्जेक्ट को तो छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बने ना बने दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन अगर यहाँ पे 15 नंबर में से अगर तुम्हारे 5 भी आ रहे हैं तो वो बहुत पीक मरवाता है तुमको, वो कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि ये सी पार्ट का मसला है। सी पार्ट में अगर तुमके 10-12 क्वेश्चन नहीं बने ना तो दिक्कत हो जानी है। सी पार्ट के लिए तो जरूरी स्टफ है। यहाँ पे सी पार्ट में जो आएगा ना ईडी से क्वेश्चन, वो तुम्हारे को हवा भी लगे जरूरी नहीं है, ये बात मेरी ध्यान रखिए, सत्य है, परम सत्य है। क्वांटम का क्वेश्चन जो सी पार्ट में आएगा टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से आएगा, हवा नहीं लगने देगा कि कह क्या रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी चीजें होंगी, वहां पे तुम्हारा जी घबराए, उल्टियां आए, इससे बेटर है बैकअप प्लान रेडी रखो, ठीक है। और चीज क्या कहने वाला हूं 2024 वाले प्रिपरेशन में, एक ये पॉइंट कहने वाला हूं कि आप अपने आप को एनालिसिस करिए, रट्टाफिकेशन वाला पार्ट नहीं करिए। आप अपने आप को एनालिसिस बेस रखिए, एनालिसिस हर जगह होना चाहिए। एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ो, उसको भी पूरा एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस बेस स्टडी होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब है। और एनालिसिस प्लस स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होनी चाहिए, तगड़ी वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो टफ क्वेश्चन है, लेटेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, और टीएफआर के क्वेश्चन है, जेस्ट के क्वेश्चन है, वो सब भी करने ही करने हैं। टाइम रहे तो रेफरेंस बुक भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मत जाओ उस पर। लेकिन टीएफआर जेस्ट ये सब का तो करना ही करना पड़ेगा। साथ में अपने आप को हर मूवमेंट पे एनालिसिस करते हुए चलना है। लाइक आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, कि एटॉमिक पढ़ लिया, तो एटॉमिक के बाद में ये सोचना है कि यहाँ से 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मेरे से वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, अगर नहीं बनेंगे तो क्या कमी रह सकती है। हर टॉपिक पे जाके सोचना है कि मैंने बोर थ्योरी पढ़ा है, तो बोर थ्योरी का जो सीट कर रहा हूँ तो वो क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सोचना है अपने को, मेरा बनना चाहिए, ये इंश्योर करना है वहाँ पे। अगर नहीं बन रहा, ऐसी वही बात है कि यार बनेगा नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक का, लाइक जीमान इफेक्ट आपने पढ़ा और क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो वो चीज़ सही करनी है कि यार बनना चाहिए। अगर जीमान इफेक्ट पे आ रहा है, रमन पे आ रहा है, क्वेश्चन बनना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है, एनालिसिस करते हुए चलना है, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करना है। कई लोग ऐसे करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते थोड़ी थोड़ी 7-8 सब्जेक्ट की पढ़ लेते हैं, ये नहीं करना। मैं जो कहना चाहता हूँ वो मेरा ये पॉइंट है, ठीक है। आप पहले हो सकता था कि बिना प्रैक्टिस करे चले जाओ, वो सिलेक्शन हो जाए। आज के दिन स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है मेरे भाई, ठीक है। और उसमें ये सब पीवाईक्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। और साथ में एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है कि कोई क्वेश्चन अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहा है जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, उस बात को समझिए वहां पे, ठीक है। लास्ट मैंने इसलिए बनाया कि थाला 4 रीजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो 7 ऐसे रीजन जिनकी वजह से सिलेक्शन रुक सकता है, उसमें 7वां है बिल्कुल छोटी सी चीज, फियर ऑफ फेलियर। ये आपको कई बार इस हद तक डरा देता है कि आप एक मजबूत खिलाड़ी होने के बावजूद पीछे हट जाते हो। सही कह रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए, ये कदापि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तुमने तैयारी की है, तुम हकदार हो सिलेक्शन के, ठीक है। ये इंश्योर करिए अपने आप के लिए, मेंटली इंश्योर करिए, अपने आप को मेंटली भरोसा दीजिए, अपने आप पे खुद पे भरोसा करिए कि मैं ये कर लूंगा, मेरे से जो बनने वाला स्टेप है वो बनेगा, उसको मैं हर हाल में करूंगा। अगर तूने इस कोशिश मतलब अपने अंदर वाइब रखी तो सिलेक्शन पक्का है। मैं एक बात जानता हूं, खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जिस बंदे का सिलेक्शन होता है उसको ये वाइब आती है कि मेरा सिलेक्शन होगा। आप इस वाइब को जिए पहले सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ है उससे पहले, जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, उससे पहले इस फीलिंग को जियो, अपने आप के लिए
इन्वायरमेंट पॉजिटिव क्रिएट करो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। सारा खेल उस 3 घंटे की अटेम्प्टिंग का है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, फेल होने का बिल्कुल भी ऑप्शन वहां पे मत सोचिए अपने बारे में। आप ये सोचिए कि मैं 100% सक्सेस हूंगा, ठीक है। और इस बात को इंश्योर करिए अपने एफर्ट्स से कि मैं 100% सिलेक्शन लूंगा इस एग्जाम में किसी भी हाल में, ठीक है। उस फेलियर को फियर को आप अपने आप से भगाइए। कुछ लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके भी डर रहे होते हैं, मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ ये बात कि आपको डरना नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है तो बस अब आप ये कसम खा लीजिए कि जो मेरे से इस पेपर में बनने वाला पार्ट है वो बस मुझे बनाना है हर हाल में। जो मेरे से नहीं बनने वाला पार्ट है उसमें मुझे उलझना ही नहीं है, ठीक है। और एक अटेम्प्टिंग जितनी मुझे चाहिए उतना मुझे एटलीस्ट रखना ही रखना है। एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को ही थोड़ा सा कम आंकते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे से 100 का अटेम्प्ट हो सकता है, सर ने बोला था कि जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए, तो वो 100 का अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। भाई अगर तूने ऐसी गलती की तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। अपने जो एबिलिटीज है वहां पे उसको इतना भी मतलब बढ़ा के रखना है कि भैया मेरे पास से लगभग 125, 130, 140, 150 इस टाइप का अटेम्प्टिंग वहां पे हो। 130 प्लस तो एटलीस्ट चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो अपने रेंज को, इसीलिए कह रहा हूँ सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, अपनी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करो जब तक एग्जाम नहीं हो रहा। और उस रेंज तक खेलोगे ना तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, इस कंसेप्ट के साथ में कि जो मुझसे बनना चाहिए वो बनेगा, बनना चाहिए वो बनाना है मुझे। और 130 प्लस खेलोगे वहां पे तो फिर सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, ठीक है। चलिए बाय बाय। काफी काफी लंबा वीडियो हो गया, लगभग 1 घंटे का हो गया है। जैसा भी लगाओ कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। बोलिए, कहीं पे कुछ आपको ऐड अप करना हो, कहीं पे कुछ कोई चीज घटानी हो, वो सब भी आप बोल सकते हैं। और कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसा बहुत सा कंटेंट, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी आने वाला है। एक और चीज मैं सोच रहा हूँ जो मैं डाल सकता हूँ कि टूल बॉक्स मैं बना के डालूँ, ठीक है। मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं मतलब प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे मतलब लगा तो मैं कुछ सब्जेक्ट पे मेरा खुद का जो टूल बॉक्स है वो शेयर कर सकता हूँ। या मैं खुद का भी नहीं करके मैं बच्चों के हिसाब से मतलब एक रिवीजन काइंड ऑफ स्टफ वहाँ पे बना सकता हूँ कि क्वांटम को जैसे 1 घंटे में रिवाइज करना हो तो आप कर लो, उसे एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा 1 घंटे का जिसमें पूरी क्वांटम होगी, ठीक है। उसका लेंथ है 1 घंटे से ऊपर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। और पूरी क्वांटम होगी चाहे मैं कैसे भी रिवाइज कराऊँ तुमको। तो अगर ऐसे मैं नो सब्जेक्ट पे वीडियो बना पाऊँ, होपफुली ये आपको हेल्प कर पाएंगे एंड टाइम में। आपका कम से कम जो ये चीज़ है इसको रिड्यूस कर पाएंगे, मेरी तरफ से ये आपको शायद अवेलेबल हो जाए, ठीक है। चलिए बाकी और कुछ जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप मतलब जो आपको चाहिए मेरी तरफ से आप एक बार के लिए वहाँ पे डाल सकते हो, ताकि मैं अगर पॉसिबल हो पाया तो अवेलेबल करा पाऊँ, ठीक है। बाय बाय, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।